So very good morning to you all. Welcome to you all at St. Xavier online class. Today, this is the second part of microorganisms are friends of foe. Chapter second, class 8th. This is for class 8th. Part second. So कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं, ये छोटे जीव, ठीक है। और इनको हम अपने नेकेड आई से, यानी जिस तरीके की आंखें अपने पास है, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप हम इसको नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बहुत से बैक्टीरिया हैं, फंगस है, वायरस हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह जो भी यूनिसेलुलर है, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स ऑफ फो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फो, क्या तो ये हमारे दुश्मन है या ये हमारे मित्र हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। तो हमने कल इसके बेनिफिट के बारे में बात की थी कि भई हमें मेडिसिन में यूज़ आते हैं, बहुत से फूड कंपोनेंट्स जो हैं उनमें भी हमारे काम आते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं। अब ये हार्मफुल भी हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत से डिजीज हो जाते हैं, जैसे कोलेरा है, चिकन पॉक्स है और मलेरिया वगैरह जो भी है, बहुत से रोग हमें इनसे हो जाते हैं। तो इनकी वजह से अगर रोग हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हमारे लिए ये फ़ायदेमंद भी, क्योंकि आपको पता है दूध से जो दही है, लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने आपको कल बताया था, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये सब इन्हीं की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है। वैक्सीन आप आजकल देख रहे होंगे, कोरोना टाइमिंग में वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन, इसको बोलते हैं टीकाकरण, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या है भाई, इसमें किसी भी रोग के प्रति हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी तैयार करने के लिए एक, ये समझ लो ये हमारी हेल्प करता है। जिसमें ये क्या है, जैसे सपोज करो कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर पहले ही एक प्रोटेक्शन बाउंड्री बन जाएगी, जैसे मान लो अब कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। अब कोरोना वायरस जो है ये हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर रहा है, पूरी बॉडी को जाम करता है, इससे हमारे जो लंग्स हैं वो जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस जो बन गया है, तो ये वैक्सीन क्या कर रही है, वैक्सीन हमारी बॉडी में पहले ही प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी, ऐसे एंटीबॉडी बढ़ा दी उसने, ये समझ लो कि बाउंड्री बना दी। जैसे हमारे जितने कंट्री हैं, कंट्रियों की खुद की एक बाउंड्री है, वो किसके लिए है, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई ये हमारी बाउंड्री है, इससे उधर तो हमारा कंट्री है, इधर हमारा, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि अगर बाहर से कोई भी इन्वेडर, मतलब आक्रमणकारी अगर अंदर आता है तो ये यहाँ इससे फाइट करती है, उसको अंदर नहीं आने देती है, ठीक है। आपने सुना होगा एंटीबॉडी के बारे में, किसके बारे में, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ यानी जैसे आपको क्या हुआ, मलेरिया डिजीज़ हो गया, फीवर हुआ, फीवर में जैसे आपने डॉक्टर से चेक किया, करवाया, तो आपको पता चला कि आपको मलेरिया है। अब ये जो डिजीज़ हो गई, तो हमारी बॉडी जो है, देखो डिजीज़ कब होती है, जब हमारी बॉडी में, आपको पता होता है WBC, ये सोल्जर्स हैं, सुना होगा आपने RBCs, WBC क्या है, वाइट ब्लड क्रप्सल्स, और ये रेड ब्लड क्रप्सल्स है, ठीक है। सेल्स भी बोल सकते हो आप इसको, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या करती हैं, इनका काम है फाइट करना, ये लड़ाई करती हैं, युद्ध करती हैं, मान लो। RBCs ये ऑक्सीजन पहुंचाती है हमारे ब्लड में से पूरी बॉडी को, सब कुछ, तो इनका अलग काम है, इनका अलग काम है। तो इनके काम बटे हुए हैं, प्लेटलेट है इसमें ब्लड के अंदर, आपने देखा होगा। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी घाव बनता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोटिंग, ब्लड कोटिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको WBC के बारे में बता रहा था, इसी पे चलते अपन।
तो WBC जो है मैंने आपको बताया कि आपको अभी जैसे फीवर हुआ, फीवर में डिक्लेयर हुआ कि आपको मलेरिया हुआ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि WBC हमारे ब्लड के अंदर होती है, जो वाइट ब्लड सेल्स है जो फाइट करती हैं, सोल्जर का काम करती है। अब मलेरिया हमें होगा कब? जब मलेरिया के जो सेल्स है मान लो जो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इस डिजीज के सोल्जर से लड़ाई करते हैं, ठीक है। अगर वो हार जाएंगे तो ये जो मलेरिया के पैथोजेंस हैं, रोगवाहक, उस मलेरिया के जो मेन क्या है उसका एजेंट है, उसको हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करवा देते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। यानी हम बीमार कभी हो रहे हैं तो इसका मतलब, इसका बड़ा रीज़न यही है कि हमारी WBC जो है वो क्या है, उससे फाइट नहीं कर पा रही है। इसको अपन बोल देते हैं कि भाई हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब हमारे WBC ही कमज़ोर है। उसके लिए आपने पता है भाई मोस्टली क्या है, WBC स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। मिल्क वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, उनको थोड़ा सा और बढ़ाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि नीम में भी कुछ ऐसा है जो यूज़ किया जाता है, और जो गिलोय वगैरह आती है, गिलोय बूटी, इनको भी अपन यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। तो WBC के बारे में आपको बता रहा था, ये फाइट करती है, फाइट अगर हार जाती है तो हमें वो डिजीज हो जाती है, तो ये उनका सामना नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है। तो हमें फीवर हुआ, फीवर से क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर ये एंटर कर गए, ठीक है। अब अगली बार अगर हमें मलेरिया होगा तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बना लेती है, मतलब ये समझ लो उस रोग को रीड करती है कि भाई उस डिजीज में सब था क्या जिससे WBC जो है वो हार चुकी थी। तो अगली बार के लिए ये अपने नए सैनिक तैयार कर लेती है कि भाई अब की बार अगर मलेरिया डिजीज़ आएगा तो उसके लिए हमारे पास फाइट करने के लिए क्या है, एंटीबॉडीज हैं जो उससे लड़ाई करेंगे, ठीक है, और उसको जितना हो सके उतने रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी बॉडी में कंटिन्यू वहीं जनरेट हो चुकी है। जैसे अब किसी को कोरोना हो गया तो मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर कोरोना के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी हैं, ठीक है, जो उससे लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाती है। तो वैक्सीन जो है वो भी ऐसा ही काम करती है, हमारी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडी तैयार कर देती है उस रोग से लड़ने के लिए। जैसे आपने देखा होगा पोलियो प्रोग्राम रन होते हैं, गांव में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें पोलियो की जो ड्रॉप है वो एक वैक्सीन का ही काम कर रही है। वैक्सीन में ज़रूरी नहीं कि इंजेक्शन ही लगाया जाए सिरिंज के द्वारा, ये वैक्सीन का ही काम करेगी, ठीक है, जो पोलियो डिजीज़ को क्या करेगी, रोक रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में पहले से ही, ये अगर हमारी बॉडी है तो इसमें पहले ही पोलियो के प्रति एक एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है, एक लेयर तैयार हो चुकी है। अब अगर हमें पोलियो, जैसे मान लो कोई पोलियो का रोगवाहक अगर अंदर एंटर करता है तो इसको रोकेगा, ठीक है, तो उससे लड़ाई करेगा ये। तो ये था इस एंटीबॉडी का वर्क। तो वैक्सीन जो है वो हमें करवानी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए, क्योंकि ये हमें भविष्य से भी, भविष्य में अगर कोई रोग हो तो उससे भी बचाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं, बचपन में छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन किया जाता है 3 माह के ऊपर, 2 माह के ऊपर, 6 माह के ऊपर, साल में, इस तरीके से वैक्सीनेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन हमें हमारे फ्यूचर के लिए। अब अपन बात करते हैं इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी के बारे में। ये मैं आपको बता चुका हूँ भाई इनसे क्या क्या बेनिफिट होता है वैक्सीन से, तो वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। सोइल फर्टिलिटी में मैंने आपको कल बताया था कि सोइल फर्टिलिटी यानी भूमि की उपजाऊता, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये एक तो मैन्योर प्रिपेयर कर देते हैं, और अगर मैं बायोलॉजिकल बैक्टीरिया जो हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि कल
लेग्यूमिनियस यानी फलीदार, जिनके ऊपर फली आती है, ऐसे पौधे, ऐसी फसल, उनकी जो जड़ें होती है, जैसे ये कोई मान लो एक प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से मान लिया हमने कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और इसमें फली लगती है। मान लो यहाँ अगर मान लो एक फली लग रही है, इधर एक फली लग रही है, इस तरीके से उस फली लगती है इसमें, ये कि क्या है, नोड्स, ठीक है, लेग्यूम्स है ये मान लो आप, और ये रूट्स हैं इसकी, इन रूट्स में नोडुल्स होते हैं, गांठ बोल देते हो, जैसे चना है, चने के ऊपर भी क्या होते हैं भाई, उसमें भी ऐसे नोडुल्स मिलेंगे जड़ें, जड़ जो होती हैं उन जड़ों में, और इनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जड़ों के जो नोडुल्स उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको ये बदल देता है, यानी इस नाइट्रोजन गैस को ये बदल देता है NO3 में, नाइट्रेट में, और ये जो नाइट्रेट है ये डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते हैं, वरना 78% क्या है, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन मात्र 21% है, लेकिन फिर भी प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो हम किसके रूप में देते हैं, फर्टिलाइज़र, जैसे आपने यूरिया वगैरह सुना होगा, DAP वगैरह, ये हम डालते हैं उसमें, क्यों डालते हैं भाई, उसको नाइट्रोजन प्रदान की जाए, ठीक है। दूसरा, अगर उससे नहीं डलेगी तो क्या होगा, हम मैन्योर वगैरह डालते हैं, उससे भी नाइट्रोजन प्राप्त होती है उसको। क्या ये जो बैक्टीरिया हैं, या आपने देखा होगा केचुए का खाद वगैरह जो भी हैं, ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए, ठीक है, जिससे पेड़ की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो, पौधा जो है जल्दी बढ़े और एक बहुत बड़ा प्लांट बने, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो राइजोबियम क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट में बदल देता है और जिसको प्लांट यूज़ कर लेता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमने फलीदार फसल उगाई है वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो अमाउंट बहुत बढ़िया होगी। उसका कारण क्या है कि उसके नीचे जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उसको बचाता, फर्टिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इतनी एक और हेल्प करते हैं, क्या भाई, क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो वातावरण को बिल्कुल साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं, मान लो आपके आसपास कोई कुत्ता था, वो डॉग एक्सपायर हो गया, मर गया ये कुत्ता, ये आपने ले जाके किसी पिट गड्ढे के अंदर इस कुत्ते को आपने डाल दिया, तो ये जो डॉग है ये यहाँ सड़ेगा, रोटन हुआ, सड़ा ही, ठीक है। अब ये सड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं, ये बैक्टीरिया जनरेट हो गए हैं, ये इसको अंदर ही अंदर खाने लग गए हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कुत्ता वहीं पड़ा रहता, ठीक है, और जल्दी से उसको क्या नहीं होता भाई, वो एक तरीके से डिग्रेड नहीं हो पाता, वहाँ पे डिकम्पोज नहीं हो पाता। इसके लिए वहाँ पे क्या है, इसके लिए उसके अंदर माइक्रोब जनरेट हो गए हों, उसके पूरे फ्लैश को अंदर से खा जाते हैं, यहाँ तक कि वो बोन्स तक को नहीं छोड़ते हैं, बोन्स तक को खोखला कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो सोच के देखो कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। आपने गड्ढे के अंदर कुछ डाला, मान लो आपने देखा होगा कि हम मैन्योर तैयार करते हैं तो वेजिटेबल पील्स डाले, हमने बहुत सी चीज़ डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वो बिल्कुल सड़ जाता है और हमारे लिए मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है जो हम फसलों में डालते हैं। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। देखो जैसे आपने मान लो इस बकेट के अंदर पील्स ले ली, एक तो पील्स मतलब छिलके ले लिए, लीव्स ले ली, पत्तियाँ, ठीक है, और भी जैसे मान लो आपने डोमेस्टिक वेस्ट में अपने जो भी आता है वो आपने इसमें ले लिया, एनिमल्स वेस्ट वगैरह जो भी है वो इसमें आ गया इस गड्ढे में। तो होगा क्या कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, माइक्रोब्स, उसके द्वारा ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, मतलब अपघटित हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक
ठीक है, सड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे ऐसे ही कंटेनर में अगर क्या ले लूँ, यहाँ प्लास्टिक बैग्स ले लिए मैंने, पॉलीथीन्स ले ली मैंने, ये चीज़ें अगर मैं इसमें ले रहा हूँ तो आप देखोगे कि ये इन माइक्रोब्स के द्वारा क्या नहीं होती हैं, क्लीन नहीं हो पाती है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इन पे जो बैक्टीरिया हैं वो इनको नष्ट नहीं कर सकते हैं, यानी जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो इनको नष्ट नहीं करते। लेकिन इन चीज़ों को वो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। देखो एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं वो। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, इनके नुकसान के साथ साथ हम इनके फ़ायदों को भी देखते हैं। नुकसान तो हमें पहुंचाते हैं ये, तो क्या क्या नुकसान है वो देखेंगे हम। जैसे आपको कॉमन कोल्ड है, मतलब जुकाम है आपको, तो ये जो पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, ये मान लो अगर स्नीज कर रहा है, छींकता है, ये छींकेगा तो इसकी नाक से जो वाटर ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स, ये वाटर ड्रॉप्स जो हैं किसमें मिक्स हो जाती हैं, ये एयर में मिक्स हो जाएंगी, एयर में मिक्स हो जाएंगी और ये उसके आसपास सराउंडिंग में फैल जाएंगी। ठीक है, अगर उधर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है उसके पास में जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो इसके जर्म्स हैं, ये मान लो ये उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। यानी जो पर्सन सेकंड है जो हेल्थी था, सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, रोगग्रस्त ग्रसित है ये मान लो, और ये क्या था, हेल्थी था। अगर ये इसके पास बैठता है तो जैसे ये स्नीज छींकेगा तो उससे क्या होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगी और ये एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगी, और ये व्यक्ति जब सांस लेगा, ब्रीथ करेगा, जब ये ब्रीथ करता है तो इसकी बॉडी में ये एंटर कर जाएंगी और ये भी रोगी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अगर मान लो इसके साथ कुछ खा रहा है तो भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है। यानी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं पैथोगन्स के द्वारा, जिसको एजेंट बोलते हैं, जो ले जाते हैं, पैथोगन्स रोगवाहक को बोलते हैं, ये ले जाते हैं। अब ये पैथोगन्स क्या हैं, ये इंसेक्ट्स भी हैं, तो ये कीड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एयर भी पैथोगन्स का काम करती है, इन्फेक्टेड पर्सन भी है, जो फूड हम खाते हैं उनके साथ, तो उनके ऊपर जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ, ये भी पैथोगन्स का काम करती हैं। ठीक है, मक्खियाँ आपको देखा होगा भाई, मक्खियाँ जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती हैं। ठीक है, और वो गंदी चीज़ों पे भी बैठेंगी और अच्छी चीज़ों पे भी बैठेंगी। तो मान लो वहाँ गंदी चीज़ों पे बैठ के वहाँ से कोई रोग जो है, डिजीज़, उसके क्या, उसके कोई भी रोग वाहक जो है उसमें उसके साथ आ गया मान लो, और वो हमारे खाने पे बैठती है फ्लाइज, तो उससे क्या होगा, हमारा खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो आ जाएंगे और हम जैसे उसको खाएंगे तो हमें वो रोग हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इन्फेक्ट करती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मलेरिया जो है, मलेरिया डिजीज जो है, इसको जो ले जाता है, मतलब बॉडी में प्रवेश करवाता है, वो पैथोगन है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो है इसका पैथोगन है। ठीक है, जो कि इसके प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, एक तरीके से इसके पैरासाइट, मलेरिया के पैरासाइट्स जो हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर करवाता है। कौन, मलेरिया का जो ये मच्छर है, यानी फीमेल एनोफिलीज जिसका नाम है, ये मॉस्किटो है एक तरीके का। क्या है ये, मॉस्किटो है।
जो क्या करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो हैं मलेरिया के, उनको हमारी बॉडी में एंटर करा देता है। किस तरीके से, ये हमें बाइट करेगा, हमारे ब्लड के अंदर उसके प्लाज्मोडियम जो है यानी ये एग जो है वो वहाँ पहुँचा देगा और वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमें ये रोग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेंगू का आपने सुना होगा। तो डेंगू जो है, इस फीवर का जो क्या है पैथोगोन है वो है फीमेल एडीज, फीमेल एडीज है। इसका जो क्या है रोगवाहक यानी रोग को ले जाने वाला ये जो मच्छर है, ये अगर अपने को खाता है तो इससे हमें डेंगू भी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, डेंगू वायरस हो गया है, फीमेल हो गया है, चलो ठीक है भाई। ये भी एक मॉस्किटो ही है, ध्यान रखना आप, ये नीचे लिखा हुआ। तो ये भी हमें खाता है तो उससे क्या होगा, हमें बुखार होगा। ठीक है, डेंगू। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है कि रोग हुआ किस वजह से, क्योंकि हमारे WBC उसको फाइट नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसलिए उसके जो क्या थे रोग के फैक्टर थे, जो कारक थे जिसकी वजह से रोग हो रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें नुकसान होता है। ठीक है, ऐसा ही जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो पैथोजेंस के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती हैं। उनको ट्रांसफ़र करने में पैथोजन बहुत हेल्प करते हैं। ये इंसेक्ट भी हो सकते हैं, ये फ्लाइज हो सकती हैं, ठीक है, ये एयर भी है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, तो ये कुछ भी हो सकता है उनकी। जैसे वायरस है, अब आपने देखा होगा कि ये वायरस एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन में उसके द्वारा ही फैलता है। जैसे कोरोना की मैं बात करूँ तो कोरोना क्या है, जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खाना खाता है या रहता है तो इसका मतलब क्या है कि उसको भी वो डिजीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो वायरस है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर किसके द्वारा, जो कम्युनिकेबल एक डिजीज़ मैं आपको बता रहा था। ये जो इस प्रकार के डिजीज़ हैं जो एक हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन के पास हो जाती है, इसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब ये वो डिजीज़ हैं जो हमें मतलब दूसरे व्यक्ति से साथ रहने से, साथ खाने से, उसका जैसे पानी पीने उनके साथ, या मान लो उनके साथ बैठ गए इन्फेक्टेड पर्सन के पास तो फैलता है, इसलिए इसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब उनके संपर्क में आने से फैलता है। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। तो ये वो डिजीज़ होती हैं जो संपर्क में रहने से नहीं फैलती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है और अपन उसके साथ रहते हैं, खाना खाते साथ में बैठते हैं, तो उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे हमें वो कैंसर जो डिजीज़ है वो हमें नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।